प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम काल के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल, हो रही है तो वर्तमान काल और होनी है तो भविष्यत काल। जैसे लड़के खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़के खेल रहे थे। और तीसरा उदाहरण देखिए, लड़के खेलेंगे। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। सबसे पहले वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गुरुजी समाचार सुन रहे हैं। दूसरा उदाहरण है राम पूजा कर रहा है। तीसरा उदाहरण है सीता घर जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि आते हैं। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह आता है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम देखता है। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं रोज पढ़ता हूं। तात्कालिक वर्तमान काल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है इत्यादि। संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, दूसरा है वह पढ़ता होगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो इत्यादि। अब हम भूतकाल के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अतः जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी इत्यादि।
उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। अब हम जानेंगे भूतकाल के भेद के बारे में। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई। इन उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं अभी सोकर उठी हूं। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था। दूसरा उदाहरण है रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, बस छूट गई होगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अंत में हेतुमत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अब हम चर्चा करेंगे भविष्यत काल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, किसान खेत में बीज बोएगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं।
भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्यत में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। दूसरा उदाहरण है वह घर जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्यत में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। उपर्युक्त वाक्य में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भविष्यत काल इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं इत्यादि। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।